नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पाचन तंत्र है, हम यहाँ पढ़ेंगे एनाटॉमी के बेस से। ठीक है, कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं, वहाँ स्थित होती है। ठीक, तो इस तरह से हम बात करें। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, कौन कौन से उसके भाग होते हैं। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं, तो फिर भी देखो, शुरुआत कहाँ से होती है पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र जो है मुंह से लेकर के गुदे तक जो एक नलकाकार भाग है, वह पूरा क्या बनाता है, पाचन तंत्र बनाता है। और पाचन तंत्र की आवश्यकता अनुसार इस नलिका से अलग अलग अंगों का निर्माण हुआ है। तो वो अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात हम करें तो कहा मुंह। ठीक है, मुंह हो गया सबसे पहली संरचना। उसके बाद फिर हम कहाँ पहुंचते हैं, अपने गले वाला। ठीक है, जो क्या हो गया, ग्रसनी। उसके बाद ग्रसिका हो गया। ठीक, और फिर ये कहाँ पहुंचता है, आमाशय में, पेट आ गया। अब हम बात करें पशुओं की, तो पशु आमाशय के कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। आमाशय के बाद फिर किस में जाकर के खुलता है आमाशय, छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। तो इस प्रकार से हम इन अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम पाचन अंग के जो अलग अलग भाग हैं उनके बारे में बात करें। देखिए, सबसे पहला भाग क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रसनी, नेक्स्ट ग्रसिका, अगला आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर गुदा। अब यहीं पर जो मुंह है, ठीक है, उसके भी अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो अगर सहायक अंगों की एक तरह से बात की जाए, पुनः शुरुआत में क्या हो गया, होंठ हो गए, जो कि मुंह का शुरुआती भाग है। उसके बाद जीभ, फिर मुंह में क्या होते हैं, दांत होते हैं। फिर अपनी अलग अलग प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। फिर जो पाचन में सहायता करने वाले अपने अंग हैं, जिनमें क्या है, पहला यकृत, फिर उसके बाद पित्ताशय, अग्नाशय। यकृत का ही भाग हो गया एक तरह से, ठीक है, क्योंकि इसी में क्या रहता है, यहाँ पर पित्तरस उपस्थित होता है। और लास्ट में हो गया स्प्लीन या प्लीहा। तो इन्हीं सभी अंगों के बारे में हम क्रमवार बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, एक जनरल वो है ये डायग्राम, कि किस किस तरीके से कहाँ से शुरुआत हो रही है। सबसे पहले बात करें हम, ये क्या हो गया, अपना मुंह वाला भाग हो गया। ठीक है, उसके बाद ये गले वाला भाग है, ये कॉमन भाग होता है किस किस के लिए, श्वसन तंत्र के लिए और पाचन तंत्र के लिए। कौन सा वाला भाग, ग्रसनी वाला। ठीक है, संयुक्त भाग है ये। किस किस के लिए है ये, पाचन और श्वसन। ठीक है, दोनों का क्या है, ये संयुक्त भाग होता है। इस तरह से आगे बात करेंगे। उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, ये अपनी जो ग्रसिका हो गई। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है, आमाशय वाला भाग। और रूमिनेंट्स की हम बात करें, ठीक है, उनमें आमाशय के कितने भाग हैं, चार भाग होते हैं। कौन कौन से, रूमन, तो ये जो वाला पूरा भाग है पीछे की तरफ आ रहा है, ये पूरा क्या हो गया, रूमन हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा हो गया, रेटिकुलम हो गया। नेक्स्ट, और ये जो भाग है, ये ओमेजम हो गया। और बचा शेष भाग, कैसा, थैलेनोमा भाग। ये वाला जो थैलेनोमा भाग है, ये क्या हो गया, एबोमेजम हो गया। तो इस तरह से ये चार भाग होते हैं।
किसके, आमाशय के। इसके बाद ये जो एबोमेजम है कहाँ जाकर के खुलता है, छोटी आंत में जाकर के खुलता है। और छोटी आंत से कहाँ पहुंच जाता है फिर ये, बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है, और फिर बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक, तो इनके बारे में बात करते हैं अब, देखिए क्रमवार। सबसे पहले बात करते हैं जीभ के बारे में, ठीक है। और तो जीभ क्या है, एक तरह का गतिशील अंग है ये, है ना, जो कि भोजन को ग्रहण करने में मदद करता है। कुछ जानवरों में किसमें काम करता है, ये भोजन को ग्रहण करने में काम करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीहेंशन ऑर्गन के नाम से इसे जाना जाता है। यदि इसके भागों की बात करें कि जीभ के कौन कौन से भाग होते हैं, तो जीभ के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, रूट, बॉडी और अपेक्स। कितने भाग हो गए जीभ के, 3 भाग, रूट, बॉडी और अपेक्स, ठीक है। और जीभ पर क्या पाई जाती हैं, पेपिला पाई जाती हैं, कलिकाएं पाई जाती हैं। कलिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, क्लीफॉर्म, फंजीफॉर्म, लेंटिक्युलर और वैलेट। वैलेट या सरकम वैलेट इनको बोल दिया जाता है। अब देखिए किस तरह से होती है जीभ के बारे में बात करें तो हम डायग्राम इसमें देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर देख सकते हैं जीभ वाला डायग्राम, ये इस तरह से जीभ होती है। हम बात कर रहे हैं गाय भैंस की, ठीक है। देखो वीडियो कह रहे थे तुम लोग, कैसी वीडियो भाई? ये वीडियो कहते पूरे थे भाग क्या हो गया, कैसी ये जीभ है, ठीक है। आगे का वीडियो ये में क्या हो गया, क्या? ये वाला भाग कौन सा हो गया, अपेक्स। और आगे ये वाला का भाग है, ये पूरा जो भाग है ये कौन सा है, रूट। और बीच वाला भाग यहां से लेकर के और यहां तक, ये कौन सा है, बॉडी, ठीक है। इस बॉडी वाले भाग पर एक बीच में क्या है, ये उभरा हुआ स्थान होता है, ठीक है। या जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग कैसा है, जीप पर उभरा हुआ होता है, ठीक। ये माइक किसका है, ये माइक ऑफ कर लें आप। जीप पर बीच में जो बॉडी वाला भाग है उस पर क्या है, एक उभरा हुआ स्थान उपस्थित होता है। इस उभरे हुए भाग को बोलते हैं हम टॉरस लिंग्वी। क्या कहते हैं इसको, नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको बोलेंगे हम टॉरस लिंग्वी। जो लिंग्वी शब्द है वो जीव के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और टॉरस का मतलब होता है उभरा हुआ स्थान। जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग के लिए, किसी भी घर के लिए जो सबसे ऊपर का भाग होता है, छत वाला भाग होता है, छत को हम क्या बोलते हैं, टेरेस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी क्या है, एक तरह से उभरा हुआ स्थान है, तो इसके लिए टेरेस की जगह से उसी से क्या शब्द बना है, टॉरस। तो जीव के ऊपर जो उभरा हुआ स्थान है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टॉरस। और जीव के ऊपर है इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, टॉरस लिंग्वी, ठीक है। अब इस उभरे हुए स्थान के आगे ही एक लाइन पाई जाती है, ठीक है, जो कैसी होती है, कांच के रूप में होती है, घसाव के रूप में उपस्थित होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लिंगुअल फोसा, ठीक है। क्या कह देते हैं इसको, लिंगुअल फोसा या ट्रांसवर्स ग्रूव। इसी को क्या कह देते हैं हम, लिंगुअल फोसा या ट्रांसवर्स ग्रूव। या ट्रांसवर्स ग्रूव, ये कहाँ स्थित होती है, वी पर जो टॉरस लिंग्वी है उसके जस्ट आगे की तरफ स्थित होती है। खांच के रूप में एक लाइनदार गड्ढा ये होता है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंगुअल फोसा या ट्रांसवर्स ग्रुप के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। अब दो चीजें हो गई, एक तो उभरा हुआ स्थान हो गया, और उस उभरे हुए स्थान के आगे क्या हो गई, एक खांच हो गई। तो खांच को तो बोल रहे हैं हम ट्रांसवर्स लिंगवी, ठीक है, या ट्रांसवर्स ग्रूव या लिंगुअल फोसा के नाम से जाना जा रहा है। और जो उभरा हुआ स्थान है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टॉरस लिंगवी। अब देखिए, अब जो आगे का जो भाग है इस ट्रांसवर्स ग्रुप से, इस भाग पर दो तरह की पेपिलाएं उपस्थित होती है। कौन कौन सी, एक तो हो गई फिलीफॉर्म और दूसरी हो गई फंजीफॉर्म। फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म दोनों ही पेपिलाएं यहाँ पर उपस्थित होती। और जो टॉरस लिंगी है, इसके ऊपर यहाँ पर उपस्थित होती हैं लेंटिक्यूलर। और रूट वाला जो भाग होता है बिल्कुल पीछे, जैसे ही जड़ में जाने वाला होता है, जड़ वाला भाग होता है सबसे अंत में, तो यहाँ पर दोनों किनारों पर कुछ कलकाएं पाई जाती हैं, दोनों तरफ इस तरह से लाइन में, जिन्हें हम बोलते हैं वेलेट पेपिला। तो इस तरह से ये चार प्रकार की पेपिलाएं जीभ पर स्थित होती हैं। ठीक है। और जीभ की संरचना की बात करें तो तीन भाग यहाँ पर मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। कौन कौन से, रूट, बॉडी और पैक्स। ठीक है। तो रूट, ठीक है, सबसे अंतिम भाग हो गया। जो ये रूट है, ये किससे जुड़ा रहता है, हायोड अस्थि से। रूट किससे जुड़ी होती है, हायोड अस्थि से या बोन से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। जीभ पर बीच में जो खांचदार भाग होती है, लाइन होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स ग्रूव या लिंगुअल फोसा के नाम से जानते हैं। और इस लिंगुअल फोसा के पीछे की तरफ जो उभरा हुआ स्थान है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टॉरस लिंगवी कह रहे हैं। और इस पर चार प्रकार की पेपिलाएं हैं, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, लेंटिकुलर और वैलेट पीला। ठीक है। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। जो टॉरस लिंगवी है, यह है जो घोड़ा है, घोड़े की जीभ में क्या है, अनुपस्थित होता है। ठीक है। तो टॉरस लिंगवी जो है घोड़े की जीभ में क्या है, अनुपस्थित रहता है। और दूसरा जो घोड़े की जीभ है वो कैसी होती है, चम्मच के आकार की होती है। ठीक? अब देखिए, तो ये तो बात होगी अपनी जीभ से संबंधित। और बात करें जीभ से संबंधित, देखिए दो चीजें और होती हैं जीभ से संबंधित। फ्रेनुअम लिंगवी, सबलिंगुअल कैरिंकल, ये दो मुख्य रूप से होती हैं। चलो इसी को देखते हैं पहले। तो फ्रेनुअम लिंगवी ये क्या होता है, जैसे हमारी जीभ के बारे में हम बात करें इसी तरह से जानवर में होती है। ठीक है। तो जीभ को जब हम ऊपर उठाते हैं, तो नीचे की तरफ जो जीभ है वह एक पतली जो झिल्लीदार संरचना होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या होता है, एक फोल्ड होता है, एक झिल्ली होती है। इसकी है म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन झिल्ली होती है ये। ठीक है। जो क्या करती है, जीभ की अधर सतह को मुख गुहा की फर्श से जोड़ती है। ठीक है। क्या काम कर रही है ये, जीभ की कौन सी है, अधर सतह, पृष्ठ ऊपर वाली हो गई, ठीक है, और अधर यानी नीचे वाली सतह हो गई। तो जीभ की अधर सतह को, अधर सतह को यानी वेंट्रल सरफेस को, अधर सतह को, वेंट्रल सरफेस को, जीभ की तो वेंट्रल सरफेस हो गई, इसको किससे जोड़ती है, वेंट्रल सरफेस को मुख गुहा की
मुख गुहा की फर्श से जोड़ती है। इससे जोड़ रही है, मुख गुहा की फर्श से जोड़ती है। तो फ्रेनियम लिंगवी क्या चीज हो गई? म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है जो जीव की अधर सतह को मुख गुहा की फर्श से जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अब इसी जीव की जो फ्रेनियम लिंगवी है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? फ्रेनियम लिंगवी कह देते हैं। ठीक है। लिंगवी शब्द आ रहा है, इसका मतलब वो जीव से संबंधित संरचना है। इसी फ्रेनियम लिंगवी के दोनों तरफ, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये देखो कुछ उभार से हैं, एक उधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है। ठीक है। इन दोनों संरचनाओं को हम बोल देते हैं सबलिंगुअल कैरेंकल। सबलिंगुअल कैरेंकल। ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन के एक उभरे हुए स्थान होते हैं। ठीक है। और यहां पर जो लार ग्रंथि हैं, उनकी नलिकाएं आकर के खुलती हैं। ठीक है। जैसे हम बात करेंगे आगे चल करके कि एक तो होती है सबलिंगुअल, जो लार ग्रंथि है। ठीक है। और दूसरी होती है जो कौन सी, मैंडिबुलर। ठीक है। तो वो दोनों जो लार ग्रंथि हैं, उनकी ओपनिंग यहां पर आकर के होती है। तो जीभ के नीचे से ही उनके स्राव निकलते हैं। कौन से वाले भाग से? सबलिंगुअल कैरेंकल वाले भाग से। ठीक है। तो ये दो संरचनाएं हो गई, रेनुम लिंगवी और सबलिंगुअल कैरेंकल। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करें, एक शब्द आता है लाइसा। लाइसा क्या होता है? लाइसा क्या है? एक रस्सी नुमा संरचना होती है। रस्सी नुमा संरचना जो किस में उपस्थित होती है? जीभ में उपस्थित होती है। लेकिन किसकी जीभ में उपस्थित होती है? कुत्ते की जीभ। कुत्ते की जीभ। ठीक है। जिसकी वजह से जो कुत्ता है, जीभ की वजह से जल्दी जल्दी फोल्ड कर पाता है और पानी पी पाता है। ठीक है, उसी की लाइसा की वजह से। और जो लाइसा है, रस्सीनुमा संरचना है, ठीक है, जीभ में उपस्थित है। और एक शब्द आता है लाइसा वायरस या लाइसा डिजीज, इसको बोलते हैं हम रेबीज को ही। ठीक है। तो वो किससे संबंधित है? जीव से, यानी अत्यधिक लाल स्राव वगैरह उसमें होता है, जीव का पैरालाइसिस वहां पर भी हो जाता है। ठीक। क्योंकि जो रेबीज के बीमारी में लार वगैरह को कुत्ता निगल नहीं पाता है, गले की मांसपेशियों का पैरालाइसिस वहां पर हो जाता है। तो लाइसा वायरस और ये लाइसा, ठीक है, कुत्ते से संबंधित हैं दोनों ही चीजें। लाइसा रस्सीनुमा संरचना है, कुत्ते की जीभ में उपस्थित होती है। ठीक है। तो ये चीज हो गई। और कुत्ते की, सॉरी, घोड़े की जीभ की हम बात कर रहे थे, तो घोड़े की जीभ में क्या चीज थी? देखिए, घोड़े में जीभ कैसी थी? चम्मचाकार। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि घोड़े की जीभ में टॉरस लिंगुई। टॉरस लिंगुई अनुपस्थित। ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी जीभ से संबंधित। अब देखिए, ये देखिए, तो फ्रेनोलिंगुई की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है जो जीभ की वेंट्रल सतह को मुख वाकी किससे जोड़ रहा है? फर्श से जोड़ने का काम करता है। सबलिंगुअल कैरेंकल की बात करें तो मैंडिबुलर और सबलिंगुअल लार ग्रंथियों की नलिका यहां पर आकर के खुलती है। ठीक है। और घोड़े की जीभ की बात करें तो घोड़े की जीभ का जो अपेक्स है वो कैसा है? चम्मचाकार, यानी आगे का जो टिप है जिसको अपेक्स बोलते हैं वो कैसा है? चम्मचाकार होता है।
और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोरस लिंग्वी यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित है। और जीभ की अधर सतह पर रस्सी जैसी संरचना, ये किसमें पाई जाती है, डॉग में। किसमें है ये, कुत्ते में, डॉग में पाई जाती है। ठीक। अब कुछ पेपीलाएं होती हैं, जैसे पहला है पेपीला सेलाइवेलिस। तो पेपीला सेलाइवेलिस जो है एक तरह की ओपनिंग है, इसके लिए, लार ग्रंथियों के लिए। पेपीला सेलाइवेलिस जो है क्या है, ओपनिंग है, किसके लिए, लार ग्रंथि के लिए। तो ये कहाँ पाई जाती है, मुख गुहा की हम बात करें तो मुख गुहा में ये पाई जाती है। गाय की हम बात करें तो जो सेकंड मोलर टीथ होते हैं, जो दूसरे जोड़े के मोलर टीथ हैं, उनके सामने ये पाई जाती है। घोड़े में बात करें तो जो अंतिम प्रीमोलर हैं, ठीक है, या कहें कि थर्ड प्रीमोलर जो दांत हैं, उनमें ये पाई जाती है। और कुत्ते की बात करें तो कुत्ते में भी कहाँ होती हैं, ये थर्ड प्रीमोलर दांत के सामने उपस्थित होती है। तो यहाँ इस स्थिति पर जो पेपिला सेलाइवेलिस है वो उपस्थित होती है। ठीक है, क्या है ये, एक तरह की ओपनिंग है जहां से लार स्रावित होती है। ठीक है, ये बात हो गई पेपिला सेलाइवेलिस। तो हम बात कर रहे हैं जो इतनी भी संरचनाएं हम पढ़ रहे हैं, जीभ हो गई, ये सब रेनोलिंग्वी हो गई, जीभ से संबंधित हो गई। और जीभ कहाँ पर है, मुख गुहा के अंदर, ठीक है, यानी ओरल कैविटी के अंदर स्थित होती है। दूसरी चीज होती है वेस्टिब्यूलर कैविटी। वो कौन सी होती है, जो अपने गाल है, ठीक है, इस तरह से गाल हमने, गाल हो गई, और अंदर की तरफ क्या, अपनी जबड़ी, यानी मसूड़े और दांत। तो मसूड़े और दांत और साइड में क्या हो गया, गाल। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ना, आगे की तरफ हम बात करें, मुंह को बंद कर लें तो होठों के, होठ और दांतों के बीच में जो कैविटी बनती है वो कहलाती है वेस्टिब्यूलर कैविटी। और दांतों के अंदर वो कहलाती है ओरल कैविटी। ठीक है, और ये सब पूरी क्या है, माउथ कैविटी। ठीक है, चलिए अगला भाग आता है मुख गुहा में ही, दांत, टीथ। ठीक है, तो टीथ की हम बात करें तो किसी भी दांत की हम बात करें तो उस टीथ के या दांत के तीन भाग होते हैं। पहला रूट, दूसरा नेक, और तीसरा चाव। दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर उसको फिक्स रखता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं रूट। और रूट और ऊपर जो भाग दिखाई दे रहा है, जो व्हाइट व्हाइट वाला पूरा पोर्शन है ना, उपने दिखाई दे रहा है मुख गुहा में, वो क्या कहलाता है, क्राउन। और अंदर जो हो गया एल्वोलर सैकेट में, वो क्या कहला रहा है, रूट है। दोनों के बीच में एक सकरा स्थान पाया जाता है, रूट और क्राउन के बीच में। तो वह भाग क्या कहलाता है, नेक कहलाता है, गर्दन कहलाता है। इसकी हम संरचना की हम बात करें तो देखिए कौन कौन से भाग होते हैं दांत की संरचना में। ये तो भाग हो गया क्या, क्राउन हो गया, नीचे नीचे रूट हो गई, और दोनों के बीच में ये वाला जो सकरा स्थान है, वाला भाग क्या कहलाता है, नेक कहलाता है। ठीक। अब जो दांत का सबसे बाह्यतम जो आवरण है, ठीक है, इसके ऊपर का जो एक दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, यहां से हम अंदर की ओर बात करें तो ये पूरा भाग तो हो गया अंदर वाला, डेंटिन। ये तो क्या कहलाएगा, डेंटिन। और जो ऊपर का जो आवरण है ये कहलाता है इनेमल। जो इनेमल है यह क्या है, सबसे कठोरतम पदार्थ, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ। ठीक है, और कठोरतम पदार्थ तो हो गया इनेमल। और कठोरतम ऊतक की बात करें तो क्या आ जाएंगे, उसमें अस्थियां आ जाएंगी। ठीक है, तो डेंटिन हो गया, जो दांत को मुख्य रूप से बनाने का काम करता है। डेंटिन क्या है, जो दांत बनाने वाला जो भाग है या पदार्थ है वो क्या है, डेंटिन। और इसका जो आवरण है जिसकी वजह से दांत हमें सफेद रंग के दिखाई देते हैं, वो क्या है, इनेमल। और यह इनेमल ही विभिन्न प्रकार की जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, उससे हमारी रक्षा करता है।
जब कभी भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, यानी ठंडा लगना, गर्म लगना, तो उस स्थिति में जो फ्लोरोसिस होती है, तो एनिमल क्या होता है, सबसे पहले वहां पर समाप्त होता है, इसका क्षय होता है, यह नष्ट हो जाता है, उसके बाद ही सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अब इसकी आंतरिक संरचना की बात करें, तो दांत की ये तो हो गई जड़, जो किसके अंदर है, एक सॉकेट के अंदर, मसूड़ों के अंदर, जो उसमें अंदर फिक्स रहती है। दांत के अंदर जो कैविटी पाई जाती है, ये वाला जहां पर दिखाई दे रहा है ना, ये रेड रेड वाला जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कैविटी। तो दांत की जो कैविटी है, दांत की कैविटी या फिर गुहा क्या कहलाती है, पल्प कैविटी कहलाती है। क्या कहते हैं दांत की कैविटी को, पल्प कैविटी। अब इस पल्प कैविटी के लिए क्या है, एक छिद्र होता है जहां से ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई जाती है। ठीक है, तो बोल सकते हैं पल्प कैविटी का छिद्र, पल्प कैविटी का छिद्र या ओपनिंग। ठीक है, पल्प कैविटी का छिद्र हो गया, और या फिर हम क्या कहें इसको, पल्प कैविटी की ओपनिंग। ठीक है, जहां से क्या जा रही है, ब्लड सप्लाई वगैरह इसके लिए पहुंचती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामन, एपिकल फोरामन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो दांत में कौन कौन संरचनाएं हो गई, एक तो इसका बाह्यतम पदार्थ हो गया एनिमल, एक जो पदार्थ हो गया जो इसको क्या बना रहा है, दांत को मुख्य भाग बनाता है, वो कौन बना रहा है, डेंटिन बना रहा है। दांत के अंदर क्या पाई जाती है, जो कैविटी पाई जाती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पल्प कैविटी बोल रहे हैं। तो पल्प कैविटी के अंदर जो ब्लड सप्लाई पहुंचाते हैं, जिस छिद्र के द्वारा या ओपनिंग के द्वारा, या नर्व सेंसेशन जो पहुंच रही है, उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी का जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिकल फोरामन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें, तो ये जो दोनों के भाग हैं, ये क्या है, एपिकल फोरामन होते हैं। ठीक है, ये हो गए एपिकल फोरामन। अब हम बात करें कि जो दांत हैं, ये तो हो गए स्ट्रक्चर। अब बात करें हम कार्य की दृष्टि से दांतों के, तो दांतों को चार भागों में बांटा गया है। पहले हो गए इंसाइजर, दूसरे कैनाइन, तीसरे प्रीमोलर, और चौथे मोलर। ठीक है, इंसाइजर किसका काम करते हैं, जो कि काटने का या कुतरने का काम करते हैं। और कैनाइन किसका काम करते हैं, चीड़-फाड़ का काम करते हैं। प्रीमोलर और मोलर दोनों ही किसका काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। इनका काम तो हो गया चबाना। कैनाइन का दांत काम क्या हो गया, चीड़-फाड़, जो कि मांसाहारियों का मुख्य लक्षण होता है। और इनका अर्थ हो गया, इनका काम हो गया काटना। ठीक है, अब जो इंसाइजर और कैनाइन हैं, इनको बोल दिया जाता है चिक टीथ, सॉरी, स्माइलिंग टीथ। क्या कहेंगे इनको, स्माइलिंग टीथ। इनको क्या कहते हैं, हम स्माइलिंग टीथ। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, चिक टीथ। अब जो दांत हैं, ठीक है, रूमिनेंट्स की हम बात करें, तो रूमिनेंट्स के जो ऊपर का जबड़ा होता है, वहां पर इंसाइजर दांत क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो उन दांतों के स्थान पर, जो इंसाइजर दांत हैं, उनके स्थान पर एक अत्यधिक रेटिनीकृत स्थान पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेंटल पैड के नाम से जाना जाता
रूमिनेंट्स में इंसाइजर ऊपरी जबड़े, ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित। ठीक है। इनके स्थान पर डेंटल पैड उपस्थित, डेंटल पैड उपस्थित। ठीक है। एक संरचना और होती है डायस्टेमा। डायस्टेमा क्या होती है कि जो दांत हैं, ठीक है, उनके बीच का स्पेस, उनके बीच का स्थान, और मुख्य रूप से कैनाइन और फर्स्ट पोल, जो प्रीमोलर दांत हैं, कैनाइन व थंब, प्रीमोलर दांतों के बीच का क्या कहलाता है? डायस्टेमा कहलाता है। ठीक। और दांतों से संबंधित हम बात करें तो दांत, जैसे सभी दांत अगर सेम आकार के हैं, ठीक है, तो उनको बोल देते हैं हम होमोडेंट, होमोडोन। जब सभी दांत आकार और आकृति में समान हो, आकार व आकृति में समान हो, ठीक है, तो वहीं यहां से बन जाएगा एक हेटेरोडेंट। हेटेरोडोंट या हेटेरोडेंट, जब सभी दांत आकार आकृति में असमान हो। ठीक है। अब इसी प्रकार से एक टर्म आती है मोनोफायोडेंट, डाइफायोडेंट और पॉलीफायोडेंट। डाइफायोडेंट और एक होती है पॉलीफायोडेंट। देखो ये क्या होते हैं कि जब दांत दो बार आते हैं, दो बार आते हैं, यानी जैसे मनुष्य की बात करें या पशुओं की हम बात करें, तो एक बार जो पहले दांत आते हैं वो क्या कहलाते हैं? अस्थायी दांत कहलाते हैं। और उनके उखड़ने के बाद जो दूसरे दांत आते हैं वो कौन से आते हैं? स्थायी दांत आते हैं। इस तरह से दांत क्या है, तो पहली बार आ गई और उसके बाद क्या हो गए? दूसरी बार आ गए, परमानेंट और डेसिडुअस। पहली बार अस्थायी, ठीक है, डेसिडुअस टीथ होते हैं, और दूसरी बार में कौन से होते हैं? परमानेंट। इनको बोल देते हैं डेसिडुअस, और इनको कह देते हैं परमानेंट। तो ऐसे दांत जो जीवन काल में कितनी बार आ रहे हैं? जब दांत जीवन काल में दो बार आते हैं तो वो दांत क्या कहलाते हैं? डाइफायोडेंट कहलाते हैं। ठीक है। और दूसरे होते हैं पॉलीफायोडेंट, जो कि दो से अधिक बार आते हैं, दो से अधिक बार
आते हैं, तो वो दांत क्या कहलाते हैं? पॉलीफायोडोंट कहलाते। ठीक है, तो ये तो बात हो गई दांतों के बारे में। ठीक है, तो दांतों के तीन भाग होते हैं, रूट, बॉडी और क्राउन। दांतों के प्रकार की बात करें तो चार प्रकार के: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। काम के आधार पर इंसाइजर का काम है काटना, कैनाइन का है चीड़ फाड़ करना, ठीक है, मोलर का हो गया चबाना। और इंसाइजर और कैनाइन को बोला जाता है स्माइलिंग टीथ, प्रीमोलर और मोलर को कहा जाता है चिक टीथ। ये अलग अलग जानवरों का फॉर्मूला है, ठीक है, स्थायी और अस्थायी दांतों का। एनाटॉमी के बेस पर बात करें हम, तो जो टीथ है, ठीक है, ये इसके भाग हो गए तीनों भाग। लेकिन इसका जो बाह्यतम आवरण है वो इनेमल पदार्थ का होता है। अंदर जो पदार्थ होता है वो डेंटिन है, ठीक है। और इस दांत के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पल्प कैविटी, ठीक है। इस पल्प कैविटी का जो छिद्र है जिसके द्वारा नर्व और ब्लड सप्लाई होती है दांत के लिए, उसको हम बोलते हैं एपिकल फोरामन। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी दांत के बारे में। अब अगला भाग है ग्रसनी। ठीक है, रश्मि के बारे में मुख्य रूप से केवल इसकी 7 ओपनिंग्स के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 7 छिद्र आकर के खुलते हैं। दूसरी चीज, जो ग्रसनी है यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का क्या है? संयुक्त भाग है। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का क्या है? ये कॉमन भाग होता है। ठीक है, और इस ग्रसनी के डायलेशन से ही, ठीक है, घोड़े में एक संरचना होती है जिनको हम बोलते हैं गटरल पाउच, और ये किस में पाए जाते हैं? घोड़े में पाए जाते हैं। ठीक, अब जो 7 ओपनिंग है वो कौन कौन सी है? पहली, क्योंकि ये कंठ वाला भाग है, कंठ के ऊपर का जो भाग है ऊपर सा भाग होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी। तो पहला तो हो गया इसका माउथ, मुंह वाला भाग, ठीक है। दूसरा, नीचे की तरफ लैरिंग्स यानी कंठ हो गया, स्वरयंत्र हो गया। स्वरयंत्र किस में जाकर खुलता है? श्वास नली में, ट्रेकिया में जाकर के खुलता है। तो श्वसन तंत्र का मार्ग हो गया ही। और श्वसन तंत्र के पास ही क्या होती है? आहार नाल, ईसोफेगस होती है, ग्रसिका होती है, तो वो आकर के खुलती है। तो तीसरा ये हो गया। और नासा छिद्र, जो हमारी नाक के छिद्र हैं, ये तो बाह्य नासा छिद्र हो गई। ये भीतर के अंदर कहाँ खुलते हैं? यहाँ अंदर रसनी में जाकर के ही ये खुलते हैं। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। अंतनासा छिद्र हो गए 2, ठीक है। और 2 होते हैं कान वाले। तो कान की जो नलका के होते हैं उनको हम बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब्स, तो ये 2 होते हैं। इस तरह से टोटल कितने छिद्र होते हैं? ये 7 होते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको देखें हम एक बार डायग्राम के हिसाब से। देखो ये वाला डायग्राम देखें, देखिए यहाँ पर, तो ये वाला जो भाग है, सबसे पहले ये वाला भाग, ठीक है, ये क्या हो गया? पीछे की तरफ पश्चनासा छिद्र हो गए, यहाँ करके खुल रहे हैं। और यहाँ से ये क्या जा रहा है? मुख गुहा का छिद्र जा रहा है, मुख गुहा का छिद्र हो गया। अब ये जो ब्लू कलर वाला है, ये वाला भाग, ठीक है, ये कौन सा हो गया? कंठ वाला भाग हो गया। और इसी के पीछे क्या है? ईसोफेगस, यानी ये आहार नाल हो गई। ये क्या हो गई? आहार नाल, जिसको हमने बोल दिया ग्रसिका। ग्रसिका का छिद्र हो गया। ये हो गया श्वास नली का, जिसको हम क्या खुलता है? श्वास नली कौन सा भाग खुलता है? यहाँ पर कंठ खुलता है, कंठ की ओपनिंग खुलती है। आगे की तरफ से क्या आ गया? यहाँ पर मुख गुहा आ गई। ऊपर की तरफ से, पीछे की तरफ से आए पश्च नासा छिद्र आ गए। तो कितने हो गए? पश्च नासा छिद्र हो गए 2। एक हो गया ग्रस का, 3, एक हो गया कंठ, 4, एक हो गया मुख गुहा, 5, और 2 हो गए कान वाले, ठीक है, यूट्रिकियन ट्यूब के रूप में। तो इस तरह से 7 ओपनिंग्स यहाँ पर आकर के खुलती हैं। कहाँ पर? ग्रसनी के अंदर। तो इस तरह से ये इनके नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन सी ओपनिंग्स यहाँ पर आकर के खुलती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं इसकी 7 ओपनिंग्स। अब देखिए, अब यहां से आगे हम चलते हैं तो ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ से शुरू हो जाती है? फेरिंग्स यानी ग्रसनी से ही शुरू होती है, और कहाँ पर पहुंचती है? स्टोमक पहुंचती है। ठीक है, तो गले से होते हुए, थोरेसिक कैविटी से होते हुए कहाँ पहुंचेगी? स्टोमक तक पहुंचेगी। तो अगर हम जनरली देखें तो इसके 2 भाग हो सकते हैं। गले वाले भाग को हम
क्या बोल देंगे, सर्वाइकल भाग। और जो थोरेसिक वाला भाग है उसको थोरेसिक पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ईसोफेगस गले से होते हुए और थोरेसिक कैविटी से होते हुए कहाँ पहुंचती है, एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचती है, उदर गुहा में पेट तक पहुंचती है, स्टोमक तक पहुंचती है। तो अब हम बात करते हैं आमाशय के बारे में। ठीक है, लेकिन आमाशय और जो ये जितने भी भाग हैं पाचन तंत्र के, अब ये कहाँ पर स्थित हैं, उदर गुहा में स्थित हैं। ठीक है, और उदर गुहा की हम बात करें, उदर गुहा को बनाने वाली संरचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, किन किन से मिलकर के उदर गुहा बनती है, जो उदर गुहा की बाउंड्री बनाने वाली संरचनाएं हैं। ठीक है, बाउंड्री यानी चारों तरफ से कौन कौन सी संरचनाएं मिलकर को इसे बनाएंगी, कि आगे कौन सी संरचना होगी, पीछे कौन सी संरचना होगी जो इसकी बाउंड्री को निर्धारित करेगी, बगलों में कौन सी संरचना होगी जो इसकी बाउंड्री को, परिधि को निर्धारित करती है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज कि अपने शरीर की जितनी भी कैविटी है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करें, रेनियल कैविटी हो गई, ठीक है, थोरेसिक कैविटी हो गई, एब्डोमिनल कैविटी पेट वाली हो गई, और पेल्विक कैविटी। इन सभी कैविटी में, या शरीर की और जितनी भी कैविटी हैं, उन सभी कैविटी में जो उदर गुहा है या एब्डोमिनल कैविटी है, ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, इसका जो आगे का भाग है वो कौन बनाता है, डायफ्राम बनाता है। ठीक है, पीछे का भाग पेल्विक कैविटी बनाती है, छत लंबर कशेरुकाएं बनाती हैं, उसके साथ मांसपेशियां होती हैं, और फर्श भी नीचे से कौन बनाता है, उदरीय मांसपेशियां बनाती हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक थोड़े डायग्राम से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखें तो, यहाँ पर हम देखें तो ये वाला भाग क्या हो गया, एक तरह से डायफ्राम हो गया, क्योंकि इससे आगे की तरफ क्या स्थित है, थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी में फेफड़े और हृदय स्थित होते हैं। तो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने वाली जो संरचना है वह एक मजबूत मांसल पट होता है, जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। ये कहां पर स्थित है, आगे की ओर स्थित होता है। तो इसका आगे का भाग किसने बना दिया, डायफ्राम ने बना दिया। पीछे की तरफ यहाँ उदर जो क्या होती है, पेल्विक कैविटी होती है, और पेल्विक कैविटी में क्या स्थित होते हैं, जननांग स्थित होते हैं। तो पीछे कौन सा भाग हो गया, पेल्विक कैविटी। अब हम इसकी छत की बात करें, तो छत में कौन सा आ गया अपना, इसमें यहाँ पर गर्दन वाला सर्वाइकल भाग, ये थोरेसिक भाग, ये एब्डोमिनल भाग। तो यहाँ ऊपर छत वाले भाग पर होता है लंबर कशेरुकाएं। ठीक है, तो ये लंबर कशेरुकाएं हो गई, और इसके साथ साथ कुछ मांसपेशियां यहाँ पर उपस्थित होती हैं। तो छत का निर्माण किसने कर दिया, लंबर कशेरुकाओं ने और कुछ मांसपेशियों ने। नीचे की तरफ पूरा पेट वाला भाग है, तो यहाँ पर उदरीय मांसपेशियां स्थित होती हैं। तो इस तरह से जो उदर गुहा है उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो आगे डायफ्राम हो गया, मजबूत मांसल पट होता है। पीछे की तरफ पेल्विक कैविटी हो गई, ऊपर की तरफ लंबर कशेरुकाएं हो गई, कुछ मांसपेशियां हो गई, और नीचे की तरफ जो फर्श है वह किसने बनाया है, उदरीय मांसपेशियों ने बनाया है। ठीक है, हम बात करते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, एक प्रकार की सीरस झिल्ली होती है। ठीक है, सीरस का मतलब है कि इससे ये हमेशा मॉइस्ट बनी रहती है, गीली बनी रहती है, और थोड़ा सा इससे जो स्राव है वो स्रावित होता रहता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सीरस झिल्ली। हाँ जी, तो सीरस झिल्ली का अर्थ क्या हो गया, यानी गीली बनी रहती है, गीली या नम बनी रहती है। किसकी वजह से होती है, क्योंकि यहाँ से स्राव स्रावित होता रहता है, कुछ ना कुछ मॉइस्ट स्रावित होता रहता है, जिसकी वजह से झिल्ली कैसी बनी रहती है, गीली या नम बनी रहती है, यानी सूखती नहीं है। और क्या कर रही है, ये उदर गुहा को आवृत करती है। ठीक है, हम इस तरह से माने कि कोई भी एक कमरा है, उसको हमने मान लिया उदर गुहा। ठीक है, तो कमरे की जितनी भी दीवारें हैं, ऊपर की तरफ छत हो गई, ठीक है, दीवारें हो गई, और नीचे की फर्श हो गई। तो एक झिल्ली है जो क्या कर रही है, सबसे पहले तो क्या कर रही है, इस कमरे को चारों तरफ से आवृत की है। ठीक है,
तो चारों तरफ से कवर कर लिया, ऊपर से चली या कहीं से भी मान लें, तो एक झिल्ली चारों तरफ से इसने कवर कर लिया, फर्श को भी कवर कर रही है। और जो भी चीज फर्श पर रखी हुई है या इस कमरे में लटकी हुई है, वो सब चीजें क्या हो गई, इस उदर गुहा में उपस्थित अंग हो गए। तो हमने किसी कमरे को क्या मान लिया, उदर गुहा मान लिया। ठीक है। और उस कमरे में उपस्थित जो भी वस्तुएं हैं, उनको हमने क्या मान लिया, उदर गुहा के अंग मान लिया। तो अब इस तरह से माने कि एक झिल्ली है जिसने इस कमरे की दीवारों को कवर किया, साथ में उस दीवार से जुड़ी हुई जो भी संरचना है, क्योंकि कोई भी चीज या तो टिकने के लिए फर्श चाहिए या लटकने के लिए ऊपर वो छत से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल किसी तरह से बीच में ही लटक जाए बिना किसी सहायता के। ठीक। तो कोई भी चीज यदि कमरे में उपस्थित है, या उसी प्रकार से हम बात करें उधर गुहा में कोई भी अंग उपस्थित है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट ले रहा होता है। इससे उधर गुहा, तो वह झिल्ली क्या कर रही है, पेरिटोनियम क्या कर रही है, सबसे पहले तो दीवारों को कवर कर रही है, उधर गुहा की चारों तरफ से क्या कर रही है, कवर कर रही है, उसको ढक रही है। फिर उस उदर गुहा में जो भी पाचन तंत्र का अंग है, उसको भी ये क्या करती है, कवर करती है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सीरस झिल्ली जो उदर गुहा को आवृत करती है, ठीक है, और फिर वापस उस उदर गुहा में उपस्थित जितने भी आंतरांग हैं, अंग हैं, उनको भी आवृत करती है। ये किसका काम हो गया, पेरिटोनियम का। तो उदर गुहा में उपस्थित पतली, जो पतली सीरस झिल्ली है, और अंगों के ऊपर भी जो झिल्ली उपस्थित है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिटोनियम झिल्ली बोल रहे हैं। ठीक। दूसरा है कि नर में तो ये होती है एक बंद थैले के समान। ठीक है। और जो मादा है, मादा में यह बंद थैले के समान नहीं होती, क्योंकि वहां पर मादा में जब ये आगे की तरफ बढ़ती है, कहां पर, ओवरी के ऊपर, तो ओवरी से अंडों के निकलने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। तो जहां से ओवुलेशन होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या रहती है, ये खुली हुई रहती है। ठीक है, जहां पर फेलोपियन ट्यूब होती है, तो फेलोपियन ट्यूब वाले स्थान पर ये क्या रहती है, पेरिटोनियम अनुपस्थित रहती है। तो इसलिए ये मादा में दो स्थानों पर खुली हुई रहती है, बाकी नर में क्या करती है, पूरे भाग को ये कवर कर लेती है। यानी उदर गुहा को तो कवर कर ही रही है, लेकिन उदर गुहा से पीछे कहाँ चली जाती है ये, जो पेल्विक कैविटी में ये चली जाती है, तो पूरे को कवर करती है। और पेल्विक कैविटी में क्या है, ओवरी है। ओवरी के नीचे जो अंडवाहिनी का भाग है, कौन सा है उसका, फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब वाले स्थान पर जो पेरिटोनियम है, ये क्या रहती है, खुली हुई रहती है। ठीक। तो नर में तो हो गई ये बंद थैले के समान, और फीमेल में क्या हो गई, दो स्थानों पर खुली रहती है। कौन से स्थानों पर, फेलोपियन ट्यूब वाले स्थानों पर। अब जो ये पेरिटोनियम है, हमने बात की थी कि पेरिटोनियम उदर गुहा को, जो दीवार हैं उनको आवृत कर रही है, उसके साथ साथ उसमें जितने भी अंग हैं उन सभी को आवृत करती है। तो सामान्यतः इसे क्या बोलते हैं हम, पेरिटोनियम बोलते हैं। लेकिन जब किसी अंग विशेष पर यह उपस्थित है, तो उस अंग विशेष की पेरिटोनियम को एक अलग नाम दिया जाता है। जैसे बात करें हम कि जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है, उनके ऊपर की जो पेरिटोनियम है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मीजेंट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक। वहीं हम जो स्टोमक की पेरिटोनियम है, ठीक है, उसे हमने, उसको हम क्या बोल देते हैं, ओमेंटम कहते हैं। रेक्टम की पेरिटोनियम है, उसको हम मीजो रेक्टम कहते हैं। और ओवरी के, यानी अंडाशय के ऊपर की जो पेरिटोनियम है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीजो ओवेरियम। तो ये क्या हो गया, सामान्यतः ये सभी क्या हैं, पेरिटोनियम है, लेकिन अंग विशेष के आधार पर इनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, मीजेंट्री, ओमेंटम, मीजोरेक्टम और मीजो ओवेरियम। ठीक। ये तो बात हो गई पेरिटोनियम के। अब देखिए, अब बात करते हैं कि जो रूमिनेंट्स हैं, उनमें जो आमाशय है, उनके चार भाग होते हैं। कौन कौन से, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। रूमन जो है बड़े थैले के समान होता है, रेटिकुलम जो है नाशपाती के समान होता है, ओमेजम जो है वो अंडाकार होता है, और एबोमेजम कैसा दिखाई देता है, लंबे थैले समान दिखाई देता है। ठीक है। अब इनकी आंतरिक संरचना की बात करें, रूमन कैसा है, बड़े थैले के समान हो गया,
एक बार देखें हम इसकी संरचना। देखिए ये वाला डायग्राम, तो जो रेड वाला पोर्शन है यहां से लेकर के ये बना हुआ है, जो ग्रीन ग्रीन वाला है ये क्या है, पूरा रूमन है। तो एक बड़े थैले के समान ये संरचना है, ठीक है। और दूसरा हो गया रेटिकुलम। तो ये किस तरह का दिखाई दे रहा है, देखो यहां से इस तरह से आ रहा है ना, इस तरह से संरचना होती है। तो ये क्या होती है, नाशपाती शेप हो गया ना, जो नाशपाती होती है उसके समान हो गया ये। तो दूसरा हो गया रेटिकुलम। तीसरा हो गया जो अंडाकार वाला भाग है ये वाला, ये क्या हो गया, ओमेजम। और चौथा हो गया एब ओमेजम, ठीक है। तो ये चारों भाग होते हैं, ठीक है। अब इनकी आंतरिक संरचना की हम बात करें, तो जो रूमन है वो अंदर से कैसा है, रोएदार तौलिए के समान है। रेटिकुलम जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान है। और जो ओमेजम है उसके अंदर क्या पाई जाती है, पिलर्स या लेमिली उपस्थित होती है। और एबोमेजम के अंदर पाई जाती हैं ग्रंथियां। इसीलिए ओमेजम को हम क्या बोलते हैं, ग्रंथिल आमाशय के नाम से जाना जाता है। और एबोमेजम को ही जो मनुष्य है, ठीक है, या जिनमें केवल आमाशय पाया जाता है, उसके समान आमाशय इसको कहा जाता है, यानी सत्य आमाशय इसे कहा जाता है, एब ओमेजम को कहा जाता है। तो आमाशय के कितने भाग हो गए, चार, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एब ओमेजम। जो रूमन है, ठीक है, वो कैसा है, बड़े थैले के समान है। रेटिकुलम नाशपाती के समान हो गया। ओमेजम अंडाकार हो गया। एब ओमेजम लंबे थैले के समान होता है। आंतरिक संरचना रोएदार तौली के समान रूमन की, रेटिकुलम की मधुमक्खी के छत्ते के समान, और ओमेजम की लेमली युक्त होती है, यानी उसमें पिलर्स पाए जाते हैं खड़े खड़े, जो कि अवशोषण के लिए सतह प्रदान करते हैं। एबोमेजम के अंदर क्या पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें इसको क्या बोलते हैं, ग्रंथिल आमाशय के नाम से भी जाना जाता है। या इसी को बोल देते हैं हम वास्तविक आमाशय, वास्तविक आमाशय। इसी तरह से हम बात करें रेटिकुलम, क्योंकि जो कोई भी फॉरेन चीज जानवर खाता है, जैसे पिन हो गई, ठीक है, तार हो गया, बाल हो गए, तो वो सब चीजें अगर रूमन से निकल भी जाती हैं, तो इस मधुमक्खी के छत्ते समान जैसी संरचना रेटिकुलम में वो फंस जाती है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, टूल बॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्थिति की बात करें तो रूमन जो होता है वो आठवीं पसली से लेकर के पेल्विक कैविटी तक स्थित होता है, ठीक है। रेटिकुलम जो है सातवीं पसली के पास स्थित होता है, पियर शेप है, ठीक है, उसी के आसपास ही स्थित होता है। ओमेजम सातवीं पसली से लेकर के 11वीं पसली तक स्थित होता है, ठीक है। और एबोमेजम वो थैलाकार है, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएबल रहता है वहीं की वहीं। तो ऐसी कोई स्थिति इसकी स्पष्ट नहीं। देखिए नेक्स्ट बात करें एबोमेजम की। एबोमेजम को हम क्या बोल रहे हैं, सत्यामाशय बोल रहे हैं। ग्रंथिलामाशय होता है क्यों, ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इसके दो भाग होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, अंडिक और पाइलोरिक। और इसमें जो एबोमेजम है, क्योंकि ग्रंथियां हैं, तो स्राव करने वाली ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पहली है टीप सेल्स या पेप्टिक सेल्स, और दूसरी है ऑक्जेंटिक या पेराइटल कोशिकाएं। जो चीफ सेल हैं वो स्रावित करती हैं पेप्सिनोजन, और पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक जो सेल हैं वो स्रावित करती हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो दोनों कोशिकाएं हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि जो चीफ सेल हैं या पेप्टिक सेल हैं उनसे क्या स्रावित होता है। तो क्या स्रावित होता है, पेप्सिनोजन स्रावित होता है। और ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिकाओं से क्या चीज स्रावित होती है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, ठीक है। और ये दोनों कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, चीप सेल या ऑक्जेंटिक सेल या पेप्टिक सेल कहें या पैराइटल सेल कहें, इनको एब ओमेजम में उपस्थित होती है। क्योंकि ग्रंथिलामा से कौन सा होता है, एब ओमेजम होता है। अब देखिए ये बात हो गई अपनी एब ओमेजम के बारे में। तो बात करें हम, यानी स्टोमक के बारे में बात चल रही है, रूमिनेंट्स के स्टोमक की बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अब बात करें हम घोड़े के आमाशय की।
तो घोड़े का जो आमाशय है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, और किस तरह से डिफरेंशिएट इसको हम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डायग्राम है ये किसका है, घोड़े के आमाशय का। तुमने कल पढ़ा भी सामान्यतः ना जो एक ही साथ में कंपेयर करके। घोड़े का जो आमाशय है वो कैसा है, जे शेप का होता है, ठीक है, आकार कैसा होता है इसका, जे शेप। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो रूमिनेंट्स हैं उनमें आमाशय के कितने भाग थे, चार भाग, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। ये इसी फर्स्ट ईयर प्रकार वालों के से पढ़ा है सर। क्या हो गया, कैसे, फर्स्ट ईयर वालों के पढ़ा रहे। क्या हो गया। फर्स्ट ईयर बुक वाले में है। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमिक में है ना ये टॉपिक। हाँ हाँ, तो एनाटॉमी की बात कर रहे हैं हम। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ जी, देखिए, तो जो घोड़ा है उसका जो आमाशय है दो भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन सा, ग्रंथिल आमाशय और अग्रंथिल आमाशय, ठीक है। ये तो हो गया इसका अग्रंथिल यानी नॉन ग्लैंडुलर, और ये वाला भाग हो गया ग्रंथिल भाग। इन दोनों भागों को अलग करने वाली एक जो लाइन होती है, ठीक है, ये वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्गोप्लिकेटस लाइन। मार्गोप्लिकेटस। तो ग्रंथिल और अग्रंथिल आमाशय को अलग करने वाली जो संरचना है या जो लाइन है वो कौन सी है, मार्गोप्लिकेटस लाइन होती है, ठीक है। दूसरा, इसका जो शेप है वो कैसा है, जे शेप होता है, ठीक है। और ग्रंथिल भाग तीन भागों में बटा हुआ रहता है, ठीक है। कार्डियक, इस तरह से बोल सकते हैं, दूसरा फंडेक, और तीसरा पाइलोरिक। तो तीन भाग इसके होते हैं, कार्डियक, फंडेक और पाइलोरिक, ठीक। कौन से भाग के होते हैं तीनों भाग, ये जो ग्रंथिल भाग है उसके भाग होते हैं, कौन कौन से, नंबर एक कार्डियक, नंबर दो फंडेक, और नंबर तीन पाइलोरिक, ठीक। अब यहां पर जो एक चीज होती है कि घोड़ा जो है वो उल्टी नहीं कर पाता है, ठीक है, या उल्टी नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसकी जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो ईसोफेगस है, ऊपर उसके जो मूवमेंट होते हैं, क्रमानुकंचन जो गतियां होती हैं, वो कहां से होती हैं, मुख से लेकर के या गले से लेकर के कहां तक होती हैं, आमाशय की ओर होती है। इसकी जो क्रमाकुंचन गति है वो उल्टी नहीं होती है, ठीक है, वापस जो भोजन है वो मुंह की तरफ नहीं आ सकता। दूसरा, जो भोजन है वो कहां से निकलेगा, कि अंदर की तरफ जो ईसोफेगस आ रही है वहीं से निकलेगा, ठीक है। तो इसकी जो स्फिंक्टर होती है, ठीक है, जो ईसोफेगस पर जो स्फिंक्टर होती है वो काफी मजबूत होती है, यानी यहाँ पर जो भोजन है वापस फ्लो बैक नहीं होता है। और दूसरा, इसकी जो क्रमानुकुंचन गतियां हैं वो कैसी होती हैं, मुंह से लेकर के आमाशय की ओर होती है, ठीक। ये तो बात हो गई घोड़े के आमाशय के घुटने। अगला है जो मुर्गी या पोल्ट्री, उसकी आमाशय की बात करें हम, तो इसके आमाशय के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक प्रोवेंट्रिकुलस और दूसरा होता है विजाणु, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, प्रोवेंट्रिकुलस, ये तो बाह्य रूप से हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये हो गया इसकी आंतरिक संरचना, ठीक। तो जो प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड की हम बात करें, तो प्रोवेंट्रिकुलस है, ये कैसा है, इसका ग्रंथिलामा से, ग्रंथिल आमाशय हो गया। दूसरा, इसका जो शेप है वो कैसा है, स्पिंडल शेप, या इसको क्या बोल सकते हैं हम,
तरकू आकार का, तरकू आकार का, ठीक है। ग्रंथिलामा से हो गया, यानी ग्रंथियां उपस्थित होंगी, ग्रंथियां उपस्थित, ठीक। दूसरा है गिटार, यानी दिखाई दे रहा है कि इसकी जो मांसपेशियां हैं वो इसमें अधिक डेवलप होती, ठीक है। इसलिए इसको गिजाड़ को क्या बोलते हैं हम, मस्क्यूलर स्टोमक, ठीक है। और इसका जो शेप है, आकार है, वो कैसा होता है, द्विउत्तलीय, बाइकॉन्वेक्स। तीसरा, इसका जो कार्य है मुख्य रूप से वो क्या है, भोजन को पीसना, भोजन को पीसना। और जो ग्रंथिलामाशय है, प्रोवेंट्रिकुलस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सत्य आमाशय। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है इसमें, जैसे मुर्गा, जो कोई भी दाने पक्षी हैं मुख्य रूप से जो दाने खाते हैं वो कहां पर जाता है, मुख्य रूप से सबसे पहले क्रॉप में जाता है, ठीक है। क्रॉप में थोड़ा सा ये मॉइस्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। उसके बाद ये पहुंचता है प्रोवेंट्रिकुलस में। प्रोवेंट्रिकुलस में क्या है, ग्लैंडुलर भाग है ये, यहाँ पर कुछ स्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं इसकी दीवार में इस तरह से, जो क्या बनाती हैं, भोजन को और मुलायम, सॉफ्ट और नम बनाती हैं, जिसकी वजह से जो भोजन है, जो दाने हैं, वो मुलायम या सॉफ्ट और हो जाते हैं। और इन दोनों को जो जोड़ने वाला भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, इस्थमस। इसके बाद ये भोजन कहाँ पहुंचा, गिजार्ड में, ठीक है। इसको यहां पर हम बोल देंगे इस्थमस। ये कहाँ पहुंचा, गिजार्ड में। अब जो गिजार्ड है, ये कैसा है, मस्कुलर स्टोमक है। तो इसकी जो मांसपेशियां हैं, इनमें काफी शक्तिशाली मूवमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन होते हैं, जिसकी वजह से जो भोजन है उस पर दीवारों की रगड़ लगती है, तो वो दाने क्या होते हैं, आपस में मिलकर के पिस जाते हैं, पेस्ट बन जाता है, ठीक है। और मुर्गों में या फिर पक्षियों में भोजन को और अधिक पचनीय बनाने के लिए आपने देखा होगा कि मुर्गे भी नेचुरली क्या खाते हैं, कुछ गिट्टियां खा लेते हैं, पत्थर के टुकड़े खाते हैं। नहीं तो जो भोजन हम देते हैं ब्रॉयलर्स के लिए या फिर जो लेयर्स के लिए, तो वहां पर कुछ संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं, ठीक है। क्यों दिए जाते हैं, कि जब भोजन गिजाड़ में आता है तो दानों के साथ में वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी आते हैं। तो जब गति यहाँ पर होती है, कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन जब होता है, तो उस समय उन पत्थरों के बीच में आने की वजह से दाने जो हैं वो अधिक अच्छी तरह से पिस जाते हैं, या उनका जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से बन जाता है, जिसकी वजह से जो भोजन है उसका पाचन और अच्छी तरह से होता है, ठीक है। तो ये बात होती है जो मुर्गा है या पक्षी है उनमें पाचन की। तो दो भाग हो गए यहाँ पर, कौन कौन से, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज। प्रोवेंट्रिकुलस को हम सत्यामाशय कहते हैं, या ग्रंथिलामाशय के नाम से जाना जाता है। स्पिंडल शेप होता है, इसमें ग्रंथियां उपस्थित होती है। दूसरा है गिजार्ड, जिसको हम मस्कुलर स्टोमक कहते हैं। इसका जो आकार होता है द्विउत्तलीय, यानी उभरा हुआ दोनों तरफ से ये रहता है। इसको हम बोल देते हैं बाई कॉन्वेक्स। और इसका जो मुख्य काम है वो क्या है, भोजन को पीसना। और इसकी जो दीवार की मांसपेशियां हैं वो अत्यधिक विकसित होती हैं या मोटी होती हैं। इन दोनों को जोड़ने वाला जो भाग है, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड को, उसे हम क्या कहते हैं, इस्थमस, ठीक। अब देखिए, आमाशय के बाद हम बात करें इंटेस्टाइन की। तो इंटेस्टाइन दो प्रकार की होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनम, वेजुनम और इलियम। वहीं बड़ी बात आंत की हम बात करें तो इसके भी तीन भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम, ठीक।
अब जो छोटी आंत है उसको छोटी आंत हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है, और बड़ी आंत को बड़ी क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ लंबाई मायने नहीं रखती, यहाँ मायने रखता है उसका व्यास यानी डायामीटर। तो जो छोटी आंत है इसका जो व्यास है वो होता है 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि लंबाई की हम बात करें तो लंबाई होती है इसकी लगभग 40 मीटर, ठीक है। और वहीं बड़ी आंत की हम बात करें तो यहां पर व्यास जो होता है वो होता है लगभग 10 सेंटीमीटर, और लंबाई होती है लगभग 11 मीटर। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई तो कम है लेकिन व्यास क्या है उसका ज्यादा, यानी 10 सेंटीमीटर है। वहीं छोटी आंत में इसका जो व्यास है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होता है लेकिन लंबाई क्या है इसकी ज्यादा, फिर भी हम इसको क्या करें छोटी आंत, क्योंकि इसका व्यास क्या है। और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों करें, उसका व्यास क्या है ज्यादा, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है छोटी आंत है उसके 3 भाग होते हैं, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। इनकी बात करें तो जो ड्यूडेनम है ये लगभग 1 मीटर लंबी होती है, जेजुनम लगभग 38 मीटर लंबी होती है, और इलियम भी लगभग 1 मीटर लंबी होती है। वहीं सीकम की बात करें बड़ी आंत में, इसकी लंबाई होती है 0.75 मीटर, ठीक है। और कोलन की होती है लगभग 10 मीटर, और रेक्टम की होती है 0.25 मीटर, ठीक है। ये तो बात हो गई छोटी आंत की लंबाई और उसके व्यास की। अब इन इंटेस्टाइन का जो काम है वो क्या है, जो छोटी आंत है इसका मुख्य काम होता है भोजन का, जो भोजन पच रहा है उन पोषक तत्वों का मुख्य रूप से अवशोषण करना, साथ में पानी का भी होता है, लेकिन पानी का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है वो होता है बड़ी आंत में। छोटी आंत में मुख्य रूप से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। कैसे, देखो छोटी आंत में उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। मान लो ये छोटी आंत है, ठीक है, इसकी दीवार में इस तरह से क्या पाए जाते हैं, उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन उंगली नुमा प्रवर्धों को ही हम क्या बोलते हैं, पिलाई। छोटी आंत में पाए जाने वाले उंगली नुमा प्रवर्धों को हम क्या बोलते हैं, विलाई कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, उंगली नुमा प्रवर्ध विलाई कहलाते हैं। अब ये प्रत्येक इसकी कोशिकाएं हैं, ठीक है। इस तरह से ये एक कोशिका हो गई, ये इसके बगल में एक कोशिका हो गई। अब हम इसकी एक कोशिका हम लेते हैं, तो इनके ऊपर यानी विलाई बनाने की जो दीवारें हैं, इसकी जो वॉल है उसके ऊपर भी क्या पाई जाती हैं, छोटे छोटे, ठीक है, रोएदार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो विलाई कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं हम, माइक्रो विलाई। किसके ऊपर पाई जाती है माइक्रो विलाई, विलाई के ऊपर पाई जाने वाली छोटी छोटी रोएदार संरचनाएं क्या कहलाती हैं, माइक्रो विलाई कहलाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इनकी जो कोशिकाएं इनके ऊपर भी क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे रोएदार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो विलाई। इनका काम क्या है, इनका काम होता है कि जो छोटी आंत है उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना, उसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, ठीक है। तो इनका कार्य क्या हो गया, विलाई और माइक्रोविलाई का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अवशोषण ज्यादा होगा, यानी अच्छे तरीके से और ज्यादा मात्रा में जल्दी से जल्दी जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण हो सके, ठीक। अब देखो इसमें कुछ संरचनाएं हैं, ब्रुनर्स ग्रंथियां, पेयर्स पेचेज और क्रिप्ट ऑफ लिवरकोन। ये तीनों ही संरचनाएं कहाँ स्थित होती हैं, छोटी आंत में स्थित होती हैं। क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन की बात करें तो जो विलाई है, ठीक है, यहाँ पर
इस तरह से ये विलाई बनी हुई है। तो जो दो विलाई हैं उनके बीच में इस तरह से, बीच में क्या बनी, एक ये दरार रूपी संरचना बनती है। इसको हम अलग कलर से देखते हैं। तो इन दो विलाई के बीच में ये क्या बनी, दरार जैसी संरचना बनी। यहां पर इस तरह से बात करें तो ये जो स्थान है, ठीक है, दो विलाई के बीच में और नीचे की तरफ, ये क्या कहलाता है, क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन के नाम से जाना जाता है। क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। क्रिप्ट का मतलब होता है दरार, लिवरकुन की दरार है, ठीक है। और ये कहां पाई जाती हैं, जो विलाई के मध्य, विलाई के मध्य पाई जाती हैं। बाकी पेयर्स पेचेज और ब्रूनस ग्रंथियां ये भी छोटी आंत में उपस्थित होती है, ठीक। छोटी आंत का मुख्य काम क्या हो गया, विलाई और माइक्रोविलाई का सरफेस एरिया को बढ़ाना और पाचन को, पाचन के बाद जो अवशोषक पोषक तत्व हैं उनको जल्दी से जल्दी और अधिक मात्रा में अवशोषित, ठीक। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बीच में, कि जो घोड़े के आगे आएगा, सीकम कोलन रेक्टम बड़ी आंत की बात करें, तो घोड़े की जो सीकम है, ठीक है, वो कैसी होती है, कॉमा के शेप की होती है। इस तरह से कॉमा होता है, तो कॉमा के शेप की ये होती है सीकम वाला जो भाग है, ठीक। अब देखिए, और बड़ी आंत, यहाँ पर क्या मुख्य रूप से बड़ी आंत का काम क्या है, पानी का अवशोषण का। तो बड़ी आंत के बारे में ज्यादा हम बात कर नहीं रहे यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो बात हो गई छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। अब लार ग्रंथियां, ठीक है। तो लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, देखिए। तो नंबर एक पर है कैरोटिड, मैंडिबुलर और सब लिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है। तो ये लार ग्रंथियां इनकी कौन सी जगह स्थित होती हैं, अपने स्राव को कहाँ डालती हैं, ठीक है, और किसके द्वारा डालती हैं। पैरोटिड जो ग्रंथि है कहाँ स्थित होती है, कान के पास स्थित होती है। मैंडिबुलर, जो मैंडिबल बोन है उसके नीचे स्थित होती है इस जगह पर। तीसरी है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का अर्थ क्या हो गया, सब माने नीचे, लिंगुअल माने जीभ के। जो सबलिंगुअल लार ग्रंथि है वो कहाँ स्थित होती है, जीभ के नीचे स्थित होती है। पैरोटिड कहाँ हो गई, कान के पास स्थित हो गई, ठीक है। मैंडिबुलर, मैंडिबल के नीचे स्थित हो गई। सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे स्थित होती है, ठीक है। ये तो हो गई इनकी स्थिति के बारे में। तीसरा है ये कहां पर आकर के खुलती हैं, खुलने का स्थान और इनकी नलिका। तो जो लार ग्रंथियां हैं, लार बनेगी, तो इस लार को उन ग्रंथियों से, लार का काम कहाँ है, मुंह के अंदर, ठीक है। तो इन ग्रंथियों से लार को लाने के लिए नलिकाएं उपस्थित होती हैं। तो पैरोटिड ग्रंथि की जो नलिका है, यानी जो पैरोटिड ग्रंथि से जो लार आएगी वो किस नलिका के द्वारा आएगी, इसकी संस नलिका के द्वारा आती है, ठीक है। जो पैरोटिड ग्रंथि से जो लार आती है, ठीक है, जो इसका स्राव है वो कहाँ से आता है, पैरोटिड ग्रंथि से। इस नलिका के द्वारा, तो उस नलिका का नाम क्या है, स्टीनसंस नलिका है। और कहाँ पर आकर के खुलती है ये नलिका, पेपिला सैलाइवेलिस में आकर के खुलती है, ठीक है। जिसके बारे में हमने बात की थी, कहाँ स्थित होती है ये, सेकंड मोलर दांत के सामने स्थित होती है, ठीक है। गाल में कहाँ स्थित होती है, सेकंड मोलर दांत के सामने स्थित होती है, ठीक। मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, मैंडिबुलर की जो नलिका है उसे वार्टन्स नलिका बोलते हैं, और सबलिंगुअल की नलिका को क्या बोलते हैं हम, रिवीनस डक्ट बोलते हैं, ठीक है। जीभ की नलिका वो तो वहीं की वहीं है। और दोनों कहाँ खुलती हैं, ये सबलिंगुअल कैरिंकल में खुलती हैं, ठीक है।
सबलिंगुअल कैरिंकल, सबलिंगुअल बोल दिया, यार इसको बोल सकते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल कैरिंकल। हमने बात की थी फ्रेनोलिंग्वी की बात जब हम कर रहे थे कि फ्रेनोलिंग्वी के दोनों तरफ छोटे छोटे से उभार होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल कैरिंकल। उन्हीं सबलिंगुअल कैरिंकल्स में क्या जाकर के खुलती हैं, वार्सन्स नलिका और रिवीनस नलिका जाकर के खुलती है। ठीक है, ये दोनों अपने स्राव को कहाँ डालती हैं, सबलिंगुअल कैरिंकल में डालती हैं। इस तरह से इन तीनों ग्रंथियों का स्राव कहाँ पहुंचता है, मुंह के अंदर पहुंचता है। ठीक, ये तो बात हो गई अपनी लार ग्रंथियों के बारे में। अब बात करें हम कि जो गाय भैंस हैं, ठीक है, और जो भी जैसे इन ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, अलग अलग जानवरों की हम बात करें तो मुख्य रूप से गाय और कुत्ते, गाय व कुत्ते में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, मैंडिबुलर। और वहीं घोड़े और कुत्ते की बात करें हम, सॉरी घोड़े व सुअर की, तो इनमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो कौन सी है, पैरोटिड। यहीं पर कुत्ते में एक अतिरिक्त लार ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, कौन सी होती है, जाइगोमैटिक लार ग्रंथि। ये बात होगी अपनी लार ग्रंथियों के। नेक्स्ट है कि जो अन्य ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं। बहुत है सर, आज के लिए जाने लग गए। कोई दिक्कत नहीं, आज कंप्लीट करा दें इसे। अरे एक आज मिनट रुको। तो ज्यादा है जाओ। कुछ नहीं, तीन छोटी छोटी सी ग्रंथियां रह गई हैं, इनको कंप्लीट कराते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाए। देखिए, तो अन्य सहायक ग्रंथियों में हम बात करें सबसे पहले लीवर। तो लीवर क्या है, इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और कैसी होती है ये, ठोस होती है। ठीक है, तो ठोस है और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एक आप याद रख सकते हैं, याद में कि 3 से 5 kg की होती है। पोजीशन उदर गुहा में दाहिनी ओर होती है। ठीक है, यानी राइट साइड में उपस्थित होती है। और ओब्लिक डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। और रिप्स के हिसाब से पोजीशन की बात करें तो 7वीं और 8वीं पसली के पास में स्थित होता है ये लीवर। और 2 सतह और 4 बॉर्डर इसमें स्थित होते हैं। सतह पैराइटल और विसरल। पैराइटल यानी जो लेटरल साइड में होती है बाहर की तरफ, और विसरल जो अन्य अंगों से संपर्क में रहती है, आंतरांगों से संपर्क में रहती है, तो वो सतह क्या कहलाती है, इसकी विसरल कहलाती है। बॉर्डर की बात करें तो डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल, मीडियल। ठीक है, सिंपल याद करने के लिए, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं। इसके जो लीवर है जो जुड़ा रहता है, ये 5 लिगामेंट्स के द्वारा उदर गुहा में जुड़ा हुआ रहता है। तो कौन कौन से हैं 5 लिगामेंट, पहला हो गया कॉर्डेट, दूसरा कॉल्सीफॉर्म,
तीसरा लेजर मोमेंटम, चौथा राउंड लिगामेंट, पांचवा हो गया राइट लेटरल लिगामेंट। राइट लेटरल लिगामेंट। तो ये 5 लिगामेंट होते हैं जिनके द्वारा लीवर उदर गुहा से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो कितने लिगामेंट हो गए? 5। कौन कौन से हैं? कॉर्डेट, फॉल्सीफॉर्म, लेजर मोमेंटम, राउंड लिगामेंट, राइट लेटरल लिगामेंट। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो लीवर है वो किस में बटा रहता है? खंडों में बटा रहता है, लोब्स और लोब्यूल्स में बटा हुआ रहता है। एक इसकी इंपॉर्टेंट संरचना होती है पोर्टल ट्रायड। ये क्या होता है? ये लोब्यूल्स के मध्य त्रिकोणाकार स्थान है। ठीक है, इसकी जो यकृत की कोशिकाएं हैं उनको क्या बोलते हैं हम? हेपेटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट। और यकृत की जो भक्षण कोशिकाएं हैं क्या बोलेंगे? भक्षण कोशिकाएं। फैगोसाइटिक जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? कुफर कोशिकाएं कहलाती हैं। कुफर कोशिकाएं। अब देखिए, तो जो हेपेटोसाइट हैं इस तरह से ठीक, इनके बीचों बीच में क्या पाई जाती है? सेंट्रल वेन होती है। सेंट्रल वेन होती है। और जहां पर ये तीनों मिलती हैं तो यहां पर 3 संरचनाएं पाई जाती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? पोर्टल ट्रायड कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन संरचनाएं होती हैं? नंबर 1 हेपेटिक आर्टरी, नंबर 2 पोर्टल वेन, और नंबर 3 बाइल डक्ट। तो ये वाला भाग ही क्या कहलाता है? पोर्टल ट्रायड कहलाता है। पोर्टल ट्रायड कहलाता है। और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो गई? क्या क्या चीज उपस्थित हो गई? हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी। दूसरा पोर्टल वेन, और तीसरी हो गई यहां पर बाइल डक्ट। क्योंकि जो हेपेटोसाइट हैं यही किसका निर्माण करती हैं? बाइल जूस का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इसी बाइल डक्ट के द्वारा ये इन कोशिकाओं से बाहर निकलता है और बाहर लीवर से बाहर जाकर के जो छोटी आंत में पहुंचता है। उससे पहले कुछ भाग इसका किस में स्टोर होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। तो ये जो भाग है जहां पर 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है, या इस तरह से कहें कि इनकी जो सेंट्रल वेन है, इनके मिलने से जो ये संरचना पूरी बन गई, ये क्या कहलाएगी? पोर्टल ट्रायड कहलाती है। और इस पोर्टल ट्रायड में ही ये 3 भाग उपस्थित होते हैं, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं कि पोर्टल ट्रायड में कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सी संरचना पोर्टल ट्रायड के अंदर उपस्थित नहीं होती है? तो हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट यहाँ पर उपस्थित होती है। ठीक है, यकृत की कोशिकाएं हेपेटोसाइट हैं जो बाइल जूस का निर्माण करती हैं। यकृत की भक्षण कोशिकाएं, ठीक है, जो फॉरेन चीजों को खाती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कुत्थर कोशिकाएं। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए, जो लीवर है इसके लिए जो ब्लड आता है, ठीक है, जितना भी पोषक तत्व शरीर से अवशोषित होते हैं, यानी आंतों से जो भी चीज अवशोषित हो रही है वह अवशोषित भाग किसमें जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। तो वह पूरा ब्लड पहले किस में पहुंचता है? लीवर में पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? पोर्टल वेन के द्वारा पहुंचता है। तो जितने भी पोषक तत्व हैं
पहले कहाँ पहुंचते हैं, लीवर में पहुंचते हैं। ठीक है, तो जो ये 80% रक्त है वो पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में प्रवेश करता है। और जो लीवर के लिए शुद्ध रक्त पहुंचता है, ठीक है, जो हृदय से रक्त आता है, जो शुद्ध रक्त है, इसकी ऑक्सीजन वगैरह की जो सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है, हेपेटिक आर्टरी के द्वारा होती है। तो हम यह बात कर रहे हैं कि लीवर में जितना भी रक्त जा रहा है, चाहे वो शुद्ध है चाहे अशुद्ध है, तो वो हेपेटिक, सॉरी पहले तो हो गए, पोर्टल वेन के द्वारा जा रहा है 80%, ठीक है, और हेपेटिक आर्टरी के द्वारा कितना जा रहा है, 20% रक्त पहुंचता है। ठीक है, अगला है, ये बात हो गई फेगोसाइटिक सेल ऑफ लीवर की, कुप्फर सेल हो गई। अब जो बाइल डक्ट है, ठीक है, यानी जो लीवर से निकलती है, ठीक है, उसको तो हमने क्या बोल दिया, हेपेटिक डक्ट बोल दिया। दूसरा, जो पित्ताशय है, पित्ताशय के लिए जो नलिका जाती है वो क्या कहलाती है, सिस्टिक डक्ट कहलाती है। और ये कहां से निकल रही है, लीवर से। और ये कहां पर खुलती है, छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी कौन से भाग में, ड्यूडेनम में। तो बाइल डक्ट कहां जाकर खुलती है, ड्यूडेनम में जाकर के खुलती है। तो जो बाइल डक्ट ये बनती है, किस किस से मिलकर बनती है, हेपेटिक डक्ट से और सिस्टिक डक्ट से मिलकर के बनती है। इस तरह से माने हम, ये लीवर है, ठीक है, यहां से नलका निकली, यहां पर क्या हो गया, ये पित्ताशय हो गया। ये तो हो गई हेपेटिक डक्ट, ये हो गई सिस्टिक डक्ट, और ये पूरी हो गई बाइल डक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है। तो बाइल डक्ट हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट से मिलकर के बनी होती है। हेपेटिक डक्ट जो है, लीवर के पोर्टल फिशर, यानी जहां से ये निकल रही है, यह हिस्सा क्या कहलाता है, इसका पोर्टल फिशर कहलाता है। जहां से हेपेटिक डक्ट निकलती है, ठीक है। और फिर इससे एक छोटी नलिका जो निकलती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टिक डक्ट निकलते हैं। ये क्या हो गया, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय हो गया, पित्ताशय है। और ये क्या है, लीवर है, ठीक। और पित्ताशय में जो भरा रहता है वो क्या है, रस, ठीक। अब ऊंट और घोड़े में, ऊंट और घोड़े में पित्ताशय अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं, ऊंट व घोड़े, पित्ताशय अनुपस्थित, ठीक। इसी के साथ साथ जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, ऊंट में ओमेजम भी क्या रहता है, अनुपस्थित होता है। ओमेजम क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। और दूसरी चीज क्या आ गई, पित्ताशय ऊंट और घोड़े में क्या रहता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब जो ये बाइल डक्ट है, कहाँ जाकर के खुलती है, गाय में जो बाइल डक्ट हम बात कर रहे हैं, छोटी आंत की ड्यूडेनम वाले भाग में खुलती है, ठीक है। और इस ड्यूडेनम वाले भाग में, ड्यूडेनम वाले भाग की जो लंबाई थी कितनी थी, लगभग 1 मीटर। देखो इस तरह से, ये जो पूरा भाग है ये कौन सा है, ड्यूडेनम भाग। तो जो लीवर बाइल डक्ट है वो यहाँ पर इस ड्यूडेनम में जाकर के खुलती है। और इससे आगे जाकर के अग्नाशय की जो पेनक्रिएटिक डक्ट है वो खुलती है, ठीक है। तो हम यहाँ आगे बात करेंगे कि बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट, क्योंकि गाय भैंस में जो है बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट दोनों ही अलग अलग खुलती हैं, ठीक है। जबकि घोड़े में पेनक्रिएटिक डक्ट के साथ बाइल डक्ट खुलती है।
भेड़ बकरियों में बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट एक साथ ड्यूडेनम में खुलती हैं। ठीक है। इसी तरह से जो घोड़ा है, घोड़े में भी क्या होती हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट दो होती हैं, और एक बड़ी वाली जो पैनक्रिएटिक डक्ट है उसके साथ बाइल डक्ट खुलती है। अब देखिए, लीवर की बात करें तो घोड़े में कितने लोब होते हैं, 3 लोब उपस्थित होते हैं। गॉल ब्लैडर क्या हो गया, एब्सेंट, पित्ताशय अनुपस्थित। नेक्स्ट है कि हेपेटिक डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट एक साथ ड्यूडेनम में हेपेटो पैनक्रिएटिक एम्पुला स्थान पर खुलती है। ठीक है। और इसको आप छोड़ सकते हैं कि लेफ्ट लेटरल लिगामेंट उपस्थित होता है। आगे की बात, जो कुत्ते का लीवर है उसमें कितने लोब होते हैं, 5 लोब होते हैं, जबकि घोड़े में कितने हैं, 3 लोब होते हैं। और कभी कभी जो घोड़ा है उसमें अतिरिक्त पैनक्रिएटिक डक्ट पाई जाती है। और मुर्गी के लीवर में कितने होते हैं, 2 लोब। तो हम यहाँ बात करें गाय, दूसरा हो गया घोड़ा, और तीसरा हो गया कुत्ता, और चौथे हो गई मुर्गी। और इनमें बात करें लोब की संख्या, लोब्स, इनमें तो हो गए 4, घोड़े में हो गए 3, कुत्ते में हो गए 5, और मुर्गी में हो गए 2। ठीक है। तो ये होती है लोब्स की संख्या अलग अलग जानवरों में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऊंट और घोड़े में हम बात कर चुके हैं पहले कि पित्ताशय क्या रहता है, उपस्थित होता है। ठीक। अब देखिए, अगला है पैनक्रिया, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो जो पैनक्रियाज है यह एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। मिश्रित प्रकार से मतलब है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि लीवर था, लीवर से क्या बन रहा था, बाइल जूस बन रहा था। लार ग्रंथियां थी, उनसे बाइल जूस बन, वो लार बन रही थी। ठीक है। और इनके स्रावों को लाने के लिए अलग से क्या थी, नलिका थी। तो ये दोनों चीज, ये जो जितनी भी चीजें पढ़ी हैं हमने, लार ग्रंथि पढ़ी और हमने जो लीवर पढ़ा, ये क्या है, बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। यानी ऐसी ग्रंथियां जिनके स्रावों को किसी अंग तक ले जाने के लिए क्या थी, नलिकाएं थी। यहाँ जब हम अग्नाशय में बात करेंगे तो अग्नाशय को हम बोल रहे हैं मिश्रित प्रकार की ग्रंथि। क्यों, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी भाग भी होता है और बाह्यस्रावी भाग तो ये है ही है। ठीक है। जो अंतःस्रावी भाग है उसको जानते हैं हम, लेंगरहैंस के द्वीप के नाम से उसे जाना जाता है। जो बाह्यस्रावी भाग है उससे तो स्रावित होते हैं एंजाइम्स, और जो अंतःस्रावी वाला भाग है उससे स्रावित होते हैं हार्मोन्स। ठीक है। स्थिति वगैरह की ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसमें, फिर भी याद रखने के लिए जो स्थिति है वो राइट साइड ऑफ मीडियन यानी दाहिनी तरफ ही स्थित होती है। कलर इसका रेडिश येलो होता है। वजन की बात करें तो लगभग 350 से 500 ग्राम तक इसका वजन होता है। शेप की, हाँ, ये आप याद रख सकते हैं। यानी सामान्यतः कैसी रहती है, फ्लैट और चतुष्कोणीय होती है, लेकिन इरेगुलर होती है, बिल्कुल क्लियर कट चतुष्कोणीय ये नहीं होती है। कंपाउंड ग्लैंड है, इसका अर्थ है ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। कैसी है, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि। और मिश्रित प्रकार की ग्रंथि से मतलब है कि ये अंतःस्रावी का भी काम करती है और बाह्यस्रावी का भी काम करती है। यानी यह बाह्यस्रावी भी है और दूसरा अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी क्यों है, क्योंकि इसका जो स्राव है, ठीक है, अग्नाशयी रस, उसको ले जाने के लिए क्या है, पैनक्रिएटिक डक्ट यानी अग्नाशयी नलिका, जो कहाँ ले जाकर के छोड़ती है, ड्यूडेनम में ले जाती है इसके स्राव को। इसलिए ये क्या हो गई, बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, जो अंतःस्रावी भाग है वो क्या है, लैंगरहैंस का द्वीप, जहां से हार्मोन स्रावित होते हैं और वो अपने स्राव को सीधे कहाँ डालते हैं, रक्त में डालते हैं। इसलिए उस भाग को हम क्या बोल देते हैं, अंतःस्रावी भाग कह देते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कह देते हैं। तो इसीलिए जो अग्नाशय है उसको हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो जो अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है वो क्या है, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस का द्वीप। इसकी खोज लैंगरहैंस के नाम के व्यक्ति ने की थी। ठीक है। और द्वीप का मतलब होता है कि समुद्र का, समुद्र यानी बीच में, पानी के बीचों बीच में
स्थलीय भाग यानी ऊंचा भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो अग्नाशय की नॉर्मल जो शेप और साइज है, वहां पर एक उभरा हुआ स्थान है, ठीक है, जो द्वीप की तरह है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। जो अल्फा की पोजीशन की हम बात करें तो वो होती है परिधि की ओर, बाकी की ये दोनों कहाँ रहती हैं, केंद्र में वितरित रहती हैं, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं। इन तीनों कोशिकाओं से हार्मोन स्रावित होते हैं, ग्लूकेगॉन अल्फा कोशिका से, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है बीटा कोशिकाओं से, और सोमेटोस्टेटिन स्रावित होता है डेल्टा कोशिकाओं से। तो ये तीनों ही क्या है, हार्मोन से। और ये हार्मोन्स कहाँ स्रावित किए जाते हैं, सीधे रक्त में डाले जाते हैं, ठीक है। और जो बहिःस्रावी भाग है उससे क्या स्रावित हो रहा है, अग्नाशयी रस स्रावित हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कहते हैं। पेनक्रिएटिक डक्ट बाइल डक्ट से 1 फुट पीछे खुलती है, ठीक है। वहां हम पीछे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो डुडेनम है, जैसे मान लो ये क्या हो गया, रूमन था, और यहाँ पर थैलेनोमा भाग क्या था, एबोमेजम। तो इस तरह से ये जा रही थी, ये पाइलोरिक वाल्व हो गया, तो यहाँ क्या खुली, हेपेटिक डक्ट खुली, और इससे 1 फुट पीछे जाकर के क्या खुलती है, पेनक्रिएटिक डक्ट जाकर के खुलती है। तो पीछे की तरफ जा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर पीछे की ओर, जबकि हेपेटिक डक्ट से आगे की ओर ये खुलती है, ठीक है। या डिस्टेंस की बात करें तो जो हेपेटिक डक्ट है वो 0.5 मीटर आगे खुलती है, और यहां से हेपेटिक डक्ट से 0.25 मीटर आगे क्या खुलती है, पेनक्रिएटिक डक्ट खुलती है, ठीक है। और घोड़े में कितनी पेनक्रिएटिक डक्ट होती हैं, 2, एक बड़ी और एक छोटी। जो बड़ी डक्ट है वह हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर के खुलती है, और छोटी अलग से थोड़ा आगे जाकर के खुलती है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो जो जो अब देखने के लिए बचे हैं क्लास में, अब उनकी कोई समस्या है तो एक बार बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। इन सभी जो पाचन तंत्र के भाग हैं इनके बारे में हम बात चुके हैं। एक इसमें प्लीहा रह गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्प्लीन है, स्प्लीन इसको बोलते हैं। तो शुरुआत में तो ये जो भ्रूणीय अवस्था में ये हीमोपोइटिक होता है, यानी इरिथ्रोसाइट का निर्माण करता है, और वयस्क अवस्था में जन्म लेने के बाद यह कैसा होता है, लिम्फोपोइटिक होता है, यानी प्रतिरक्षा प्रदान करता है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है, और इसको आरबीसी के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। हाँ जी सर, कौन कौन बचे हुए हैं, प्रदीप कुमार, प्रियंका चौधरी, पुष्पेंद्र मीना, राधेश्याम, ऋषि, सुदेश फौजदार और विपिन कुमार। तो अब आप अपना माइक अनम्यूट करके कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं।